हेलो गाइस, मैं पंकज पालवल लेकर के आ गया हूँ एन एक्टर्स प्रिपेयर की बुक की हिंदी ट्रांसलेशन का 6th पार्ट। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट डे इस पार्ट को ले आऊँगा और मैं लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जहाँ मैंने छोड़ा था वहीं से बता दूँगा। आपको अगर इस वीडियो की प्लेलिस्ट चाहिए तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। और आप फर्स्ट टाइम अगर आए हैं और इस पार्ट को देख रहे हैं तो बेटर तो यही होगा कि आप पहले की भी देख लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है बुक में। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको कुछ एक्टिंग में जानना है, बेशक से आप एक्टर बनना नहीं चाहते, आप एक स्टार बनना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ कुछ जानना चाहते हो एक्टिंग से रिलेटेड, तो भी आप इस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ डीपली बताया है एक्टिंग के बारे में। आप अगर इन सब चीज़ों को जानोगे तो उसके बाद आप जब कोई मूवी भी देखोगे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा मूवी देखने का, क्योंकि उससे बारीकी पता चल जाती है कि कहाँ कौन से सीन में क्या चल रहा है। तो बिना किसी देरी के अब हम ये पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से। देयर आर स्पेशल वेज ऑफ रिसाइटिंग अ रोल, मेथड ऑफ डिक्शन एंड स्पीच। फॉर इंस्टेंस, एक्सुगरेटिंग मतलब हाई और लो टोन्स एट क्रिटिकल स्पेशल वोकल एंड। हाँ, तो ये कह रहा है कि आपको कोई भी रोल को अच्छा बनाने के लिए स्पेशल वेज में अपने डिक्शन का अलग अलग मेथड होता है, स्पीच का अलग अलग मेथड होता है। जैसे कि कहीं पर आपको हाई बोलना होता है, कहीं पर आपको लो बोलना होता है क्रिटिकल मोमेंट्स में रोल के अंदर। और देर आर ऑल्सो मेथड्स ऑफ फिजिकल मूवमेंट। मैकेनिकल एक्टर्स डू नॉट वॉक, दे प्रोग्रेस ऑन द स्टेज। फॉर जेस्चर्स एंड एक्शन, फॉर प्लास्टिक मोशन। वो बता रहा है डायरेक्टर कि कुछ फिज़िकल मोमेंट भी होते हैं, जो मैकेनिकल एक्टर होते हैं वो कभी भी चलेंगे नहीं, वो स्टेज पर प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फॉर जेस्चर्स एंड एक्शंस और फॉर प्लास्टिक मोशन, मतलब ये कहने का मतलब ये जो फिज़िकल एक्टर होते हैं वो जेस्चर और ये जो एक्शन होते हैं वो प्लास्टिक मोशन के लिए करते हैं, वो उसमें कुछ आपको डायनामिक नहीं मिलेगा, वो एक फिक्स रहता है। There are methods for expressing all human feelings and passion, showing your teeth and rolling the whites of your eyes when you are jealous, or covering up the eyes and face with the hands instead of whipping, tearing your hair when in despair। कह रहे कि अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं इंसानों की फीलिंग के, जैसे कि अपने दांत दिखाना या फिर अपनी आंखों को घुमाना जब आप जेलस हो जाते हो तो ऐसे ऐसे करते हो। मतलब ऐसे, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो ना मैं कह रहा हूँ। जेलस कर, जब आदमी जेलस फील करता है तो ऐसे ही करता है ना, दांत दिखाने लग गया। दांत दिखाना मतलब ऐसे नहीं, मतलब दांत दिखाना मतलब टाइट कर लेता है। तो इस तरह से इसमें बताया कि मतलब हर आदमी का कोई 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 परेशान होता है तो सर के बाल पकड़ लेता है, कोई कुछ करता है, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग तरीका होता है अपने अपने एक्सप्रेशन, मतलब अपने अपने फीलिंग को बताने का, अपने अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने का। देयर आर वेज ऑफ इमिटेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ पीपल, वेरियस क्लासेस इन सोसाइटी, सर्टेन अदर कैरेक्टर। मतलब इसमें सारा कुछ यही बताया है कि कैसे कैसे अलग अलग तरह के लोग अलग अलग एक्सप्रेशन करते हैं अपनी फीलिंग को शो करने के लिए। Time and constant habit make even deformed and senseless things near and dear. As for instance, the time-honored shoulder shrugging of opera comic, old ladies trying to look young, the door that open and close by themselves as the hero of the play comes in or goes out, the ballet, opera, and especially the pseudo-classic tragedies are full of these conventions. By means of these forever unchanging methods, they expect to reproduce the most complicated and elevated experiences of heroes. For example, tearing one's heart out of one's bosom in moments of despair, shaking one's fists in revenge, or raising one's hand to heaven in prayer. मतलब इसमें भी यही इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, इसमें यही बताया है कि कैसे जो ओपेरा में यूज़ करते हैं, मतलब सिर्फ एक्टिंग में ही नहीं, मोस्टली जगह पर ऐसा होता है कि ये लोग जो हैं वो जो पुराना चलता आ रहा है मैकेनिकली वो सब करते हैं।
तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ एक बार फिर ध्यान से, और जो मुझे लगेगा कि ये काम का है वही मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ता रहूँगा। ठीक है, आप ये मत सोचना कि यार ये तो कुछ समझा ही नहीं रहा हिंदी में, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं कुछ वो हमारे काम की नहीं है, वो थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, आउट ऑफ द कॉन्ट्रे, जो हम जानना चाह रहे हैं उसमें नहीं आ रहा, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल एक्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ थ्योरेटिकल स्पीच एंड प्लास्टिक मूवमेंट्स आर sweetness of in lyrics moments, dull monotone in reading epic poetry, hissing sound to express hatred। इसमें भी सब वही बताया गया है कि वो फिजिकली ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ फार मोर बैड टेस्ट इन द वर्ल्ड देन गुड। कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि लोगों में गलत टेस्ट है अच्छे टेस्ट के बदले। आजकल थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है कि कुछ लोगों को अच्छा टेस्ट, मतलब अच्छी ये आर्ट से रिलेटेड चीज़ें पसंद आने लगी है। पहले नहीं आती थी, पहले तो बिल्कुल नहीं आती थी। आपने देखा होगा पहले कि कुछ 2-4 मूवी को छोड़ करके ऐसे ही होता था। इन द प्लेस ऑफ नॉबेलिटी अ सॉर्ट ऑफ showiness has been created, pretense in place of beauty, theatrical effect in the place of expressiveness. The very worst fact is that cliches will fill up every empty spot in a role which is not already solid with living feeling. Moreover, they often rush in ahead of feeling and bar the road. That is why an actor must protect himself most consciently against such devices, and this is true even of gifted actor capable of true creativeness। ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ इस पैरा में क्या लिखा है। इस पैरा में यही लिखा है कि ये जो क्लीशे चीज़ें होती हैं ये आपको बहुत मदद कर देती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जब आपको लगता है कि आपके पास कुछ करने को नहीं है, मतलब कुछ आप उस सीन में सोच नहीं पा रहे हो, अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, तो आप उन चीज़ों को मैकेनिकली करने लग जाते हो और वो आपको वो जो आप चाह रहे हो, जो स्पेस है उसको फिल कर देती है। इसीलिए जो अच्छे एक्टर होते हैं वो उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए और उस लाइन पर नहीं चलना चाहिए, वो गलत लाइन है। No matter how skillful an actor may be in his choice of stage conventions, because of their inherent mechanical quality, he cannot move the specters by themselves. He must have some supplementary means of arousing them, so he takes refuge in what we call theoretical emotions. There are a sort of artificial imitations of the periphery of physical feeling. ये कह रहा है कि no matter कितना भी skillful actor है जो मैकेनिकली करता है, उसको चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो अकेला नहीं कर पाएगा, उसे कुछ म्यूज़िक की या फिर और बाकी लोगों की, इन सब चीज़ों की उसको ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि वो अकेला उस लेवल पर नहीं पहुंच सकता कि लोगों को मतलब लोगों तक वो आर्ट पहुंचा पाए। एंटरटेनमेंट की तो बात ही नहीं है। इसमें लिखा है कि अगर आप अपना मतलब ऐसे करते हो गुस्से के लिए, या फिर आप ऐसे करते हो, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप गुस्सा ही दिखा रहे हो। मतलब ये क्लीशे मेथड होता है, ज़रूरी नहीं आपको ये नहीं करना है। ठीक है ना। एक्टर्स ऑफ मोर नर्वस टाइप कैन अराउज थियोरेटिकल इमोशन बाय आर्टिफिशियल स्क्रीइंग इज। हाँ, कुछ नर्वस एक्टर होते हैं वो लोग भी इन सब चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं, जो कि ये मैकेनिकल चीज़ें हैं। तो अभी तक जो हमने पिछले में भी था, इसमें भी है, इसमें हमें जानना है मैकेनिकल एक्टिंग के बारे में। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि अगर आपसे कभी कोई पूछे या फिर आप भी किसी को बताना चाहो तो आप बता सकते हो कि यार मैकेनिकल एक्टिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी मान लो आपको कोई छोटा सा रोल मिला या कुछ भी मिला और वहाँ पर 4-5 लोग बातें कर रहे हैं, तो और वो आपसे पूछते हैं कि आपने एक्टिंग के बारे में क्या सीख रहा है, या फिर आपने रिसेंट में क्या पढ़ा, या फिर आप कुछ अलग जानते हो जो हम लोगों ने बात ना की हो, तो आप वहाँ पर मैकेनिकल एक्टिंग का जिक्र जो है वो छेड़ सकते हो। और मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूँ कि जब आप उनको ये सब चीज़ें बताओगे और ये सब चीज़ें समझाओगे तो उन लोगों को लगेगा कि आप आर्ट को लेकर के सीरियस हो और आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप जहाँ पे काम करने जाओ वहाँ पे वो ये पॉसिबल हो, क्योंकि बहुत जगह ऐसा भी होता है जहाँ पर ये मैकेनिकली चाहिए होता है। तो आप वो देख लेना अगर आपको ज़रूरत हो तो आप, क्योंकि हमें तो ये नहीं है ना सब कुछ अच्छा मलाई वाला मिलेगा, हमें हो सकता है कुछ पाने के लिए मैकेनिकल भी करना पड़े। तो ये सब तो देखो अलग टॉपिक है, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल बुक पे आते हैं। ये 4th स्टार्ट हो गया, लास्ट। At our lessons today, the director continued the discussion of our exhibition performance. Poor Vanya came in the worst of it. हाँ, अब ये कह रहा है कि अब तक एक एक्टर था जिसने अच्छा किया, एक ने किया मैकेनिकल, वो भी अच्छा था, एक थर्ड आ गया जिसने मैकेनिकल किया और वो भी घटिया किया। What was it then? उसने पूछा जिसने घटिया किया था कि वो क्या था अगर वो अच्छा मतलब मैकेनिकल भी नहीं था वो।
ठीक है ना। तो वो पूछती है वो मैकेनिकल में था तो वो क्या था, द मोस्ट रिपल्सिव काइंड ऑफ ओवर एक्टिंग। वो बहुत ही जानी मानी एक ओवर एक्टिंग थी। डायरेक्टर ने कहा ये यू सर्टेनली डेड व्हेन आई एक्सक्लेम्ड, मतलब उसने बोला कि तुमने खुद बोला कि मैंने जो प्ले किया एक्टिंग मेड अ मोमेंट ऑफ ट्रू कैनस टेकिंग टर्न्स विद मोमेंट्स ऑफ मैकेनिकल एक्टिंग, द क्वेश्चन बर्स्ट आउट ऑफ मी। तो बीच में उसने बोला कि क्या ये मैकेनिकल एक्टिंग नहीं है, तो whether that can be developed only by long work as in the case of Grisha and you could never have had the time to create it. That is why you gave an imitation of a savage by means of the most kind of rubber stamps in which there was no trace of technique. Even mechanical acting cannot do without technique. तो मैकेनिकल एक्टिंग करना भी इजी नहीं है बॉस, उसके लिए भी टेक्निक चाहिए। और ये कह रहा है कि जो इसने किया वो ये क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इसने उस चीज़ को इतनी देर तक नहीं किया। और मैकेनिकल एक्टिंग करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसको बार बार करना पड़ेगा, तब जा करके वो आपके हाथ में आएगी। और इसने जो किया वो मैकेनिकल एक्टिंग में नहीं था, उससे भी घटिया था। उसने बस शो करना चाहा कि मैं ये ऐसा कर रही हूँ, और उसमें ना कोई मैकेनिकल था, ना कुछ था, ना कोई टेक्निक थी। बट वेयर डिड आई गेट दोज रबर स्टैम्प्स सिंस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव एवर बीन ऑन द बोर्ड्स। उसने बोला कि ये रबर स्टैम्प्स जो हैं ये कैसे हुए, क्योंकि ये जो है ये मैंने पहली बार किया है, मतलब मैंने पहली बार स्टेज पर आके कुछ किया, ये मेरे को कैसे पता लगा, मैंने कैसे कर लिया ये। तो वो बोलता है रीड माई लाइफ इन आर्ट, सॉरी नॉट पार्ट, माई लाइफ इन पार्ट। वो कहता है कि एक बुक है माई लाइफ इन आर्ट, वो पढ़ो। देयर इज स्टोरी अबाउट टू लिटिल गर्ल्स who had never seen a theater or a performance or even a rehearsal, and yet they played a tragedy with the most vicious and trivial cliche. Even you have many of them, fortunately. Why fortunately, I asked. पहले मैं बता देता हूँ कि एक बुक है माई लाइफ इन आर्ट, उसमें बता रहे हैं कि दो छोटी लड़कियों ने एक थिएटर में परफॉर्मेंस दी है। ना उन्होंने आज तक थिएटर देखा था, ना परफॉर्मेंस देखी थी, ना रिहर्सल देखी थी। उन्होंने फिर भी एक ट्रेजिडी का एक जो प्ले था वो इतना अच्छा किया, इतना बढ़िया किया कि बहुत ही मतलब बहुत अच्छा था वो। तो बिकॉज दे आर ईजियर टू फाइट दैन स्ट्रांगली रूटेड मैकेनिकल एक्टिंग, क्योंकि वो आसानी से उसको कर पाए, क्योंकि वो क्या कहते हैं मैकेनिकल एक्टिंग नहीं कर रहे थे। बिगिनर्स लाइक यू, इफ़ यू हैव टैलेंट, कैन एक्सीडेंटली and for a short space of time fill a role very well, but you cannot reproduce it in a sustained artistic form, and therefore you always have recourse to exhibitionism. तो देखो ये क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर वाले में कंफ्यूज था इसलिए मैंने नीचे वाले में थोड़ा गलत पढ़ दिया। तो ये क्या कह रहा है, मैं आपको पहले ऊपर वाला समझा देता हूँ। तो वो पूछती है कि ऐसा क्यों होता है, तो वो बताता है क्योंकि जो होता है ना, अगर आप टैलेंटेड और स्किलफुल होना, ये दोनों बहुत अलग चीज़ है। देखो जो टैलेंटेड होगा वो टैलेंटेड हो सकता है जन्मजात से, मतलब उसकी तो पैदाइश है उसमें कुछ लोग बहुत सुरीला गा लेते हैं बिना किसी प्रैक्टिस के। वैसे ही एक्टिंग में भी होता है कि कुछ लोग बिना देखे बिना सोचे भी बहुत अच्छा कर देते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो नहीं कर पाते, वो मैकेनिकल का सहारा लेते हैं। तो वो कह रहा है कि जो तुम्हारी तरह शुरुआत करते हैं ना पहली बार, उनमें जो जिनके अंदर टैलेंट होता है वो एक्सीडेंटली दिख जाता है किसी प्ले में या फिर किसी सीन में दिख जाता है कि यार इसने कितना अच्छा किया है, एक्सीडेंटली होगा वो वैसे नहीं होगा। लेकिन तुम उसको दोबारा नहीं कर पाओगे सेम चीज़ को, समझ रहे हो। मतलब अगर आपने कोई सीन बहुत अच्छा किया है तो आपसे अगर वो दोबारा करने को बोला जाए तो आप वो नहीं कर पाओगे, वो आपका ऑटोमेटिक हुआ, टैलेंट से हुआ। इसीलिए स्किल जो होता है, स्किल पाना वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत लगती है, जो कि मोस्टली लोग नहीं करते, नहीं करना भी चाहते। क्योंकि यार देखो मेहनत करना आसान काम नहीं है, और ख़ास करके मैं मानता हूँ एक्टिंग में जितनी मेहनत है ना, नहीं बस की होता भाई। एक एक चीज़ देखा ही होगा आपने, कितनी सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को अगर आप सोचोगे तो आप खुद ही 90% लोग खुद ही सोचेंगे कि यार मैं एक्टिंग नहीं कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप दूसरे वे से देखोगे कि एक आपने देखा होगा बहुत से ऐसे एक्टर हैं जो डिज़र्व नहीं करते, वो भी कर रहे हैं, या फिर बहुत से ऐसे छोटे मोटे सीरियल में या फिर आपका वेब सीरीज़ में, इसमें भी काम मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल, अगर आप जैसा इसमें लिखा है ऐसा कर देते हो तो आप
आपको महान लोगों में गिना जाएगा, ये फैक्ट की बात है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो, लेकिन आपको ये सब चीज़ें पता है ना, वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको पता होना भी बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर आपको कोई सीरियल मिल जाता है, कोई वेब सीरीज़ मिल जाती है, और कोई भी काम मिल जाता है जिसमें आप मैकेनिकली कर रहे हो या फिर आप बिना कुछ फील करे भी कर रहे हो, और आप अगर इस चीज़ से जुड़ा रहना चाहते हो तो आप उसको करो। ये नहीं कि अगर आप ये सब चीज़ें जो इसमें लिखा है यही करोगे तो ही आप एक्टिंग करो, नहीं, हर जगह का अलग अलग होता है। ये जो प्रोसेस बता रहा वही है, जैसे कि आपको मान लो एक नॉर्मल इंजीनियर बनना है कि भाई मैं नॉर्मल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा नाम नहीं कमाना, मेरे को ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करना, बस मुझे पसंद है इंजीनियरिंग, मुझे ये मैकेनिक का काम पसंद है, या फिर मुझे लाइट बनाने का काम पसंद है, या मुझे AC रिपेयर का काम पसंद है, तो मैं कर रहा हूँ उसे। अब इसमें आ जाते हैं IIT वाले। वो IIT वाला जो है वो वर्ल्ड लेवल पे काम भी कर सकता है, कोई ऐसी चीज़, कोई इन्वेंशन कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप वो बनो। तो इस बुक को जो फॉलो कर देगा, इस बुक की जो बारीकी को समझेगा, तो वो एक तरह से IIT वाला बंदा हो जाएगा। जो नॉर्मल करेगा वो नॉर्मल बंदा होगा, बस यही फ़र्क है। लेकिन इस फील्ड में ऐसा होता है कि बहुत बार नॉर्मल बंदा भी बहुत बड़े लेवल पर पहुँच जाता है, वो एक अलग चीज़ है, वो आपकी किस्मत भी कह सकते हो। ठीक है, तो हम बहुत फालतू की बकवास होगी, अब हम इस पर आ जाते हैं, पॉइंट पे आ जाते हैं। At first it is harmless enough, but you must never forget that it has in the seeds of great danger. You must struggle with it from the first moment so that it may not develop habits which will cripple you as an actor and sidetrack you navigate to gifts. तो ये कह रहा है कि ये एक बारी के लिए ठीक है, अगर आप ये कर रहे हो मैकेनिकल, या फिर आपके टैलेंट से हो जा रहा है कुछ भी, तो एक बारी के लिए ठीक है। आपको उसको आदत नहीं बनानी चाहिए कि यार मेरे को ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो जो डायरेक्ट है वो कर लूँगा। सॉरी, मैं इधर नहीं देख रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने देखा, मुझसे पढ़ा ही नहीं गया था, तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ थोड़ा फ्लैश लाइट को, और मैं थोड़ा इधर देख के बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा फीलिंग को समझना, मेरी फीलिंग को समझो। हाँ, तो इसमें यही बता रहा है कि हमें ये सब चीज़ें रिपीट नहीं करनी चाहिए। एक आध बार अगर हमारे से कोई अच्छा हो जाता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हर बार उसको अच्छा कर लेंगे, लोग हमारी तारीफ़ करेंगे। जो कि आपने देखा होगा, कुछ एक्टर हैं वो एक किसी मूवी में बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन होती जाती है। उनका रीज़न मेन यही होता है, क्योंकि वो लोग क्या होता है ना, वो लोग सोचते हैं कि यार हमने इसमें अच्छा किया, हम उसमें भी अच्छा कर ही लेंगे। साथ में एक चीज़ और होती है, जिसने जो करेक्टर प्ले किया होता है ना अच्छा, वो उसको उस टाइप का करेक्टर मिलने लग जाता है, तो वो अच्छा कई बार कर भी जाता है। लेकिन जब दूसरा करेक्टर दिया जाता है तो उसकी फट जाती है, मतलब वो नहीं कर पाता है। जैसे कि आपने देखा होगा राजकुमार राव हो गया, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो बहुत अलग अलग तरह के रोल करते रहते हैं, क्योंकि उनकी आदत हो गई है, उनको पता चल गया है कि हमें ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो करते हुए काम को करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। टेक योर ऑन एग्जाम्पल, वो कहता है खुद का एग्जाम्पल लो। यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, येट वाई एट द एग्जीबिशन परफॉर्मेंस यू मोमेंट कैन यू रियली बिलीव दैट द मोस्ट हु इज इन देयर डे वर रिनोन्ड फॉर कल्चर वर्ल्ड लाइक ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। I then gave a detailed account of nearly everything that I had written in my diary about my work on my role at home for better visualization. I put some chairs around according to the place in my room at parts of my and laughed heartily. कह रहा कि मैंने अच्छे से सब कुछ तैयार कर दिया, मैं लिख के लाया एक डायरी में कि मैंने घर पे क्या क्या किया था, कैसे तैयारी करी थी, ताकि एक अच्छा उसको विजुअलाइज कर पाएँ, उसको देख पाएँ, उसको सोच पाएँ। और जैसे ही मैंने उसको ख़त्म किया, मैंने बताया डायरेक्टर को, तो वो हंसने लगे ज़ोर से। अब देयर दैट शोज़ यू हाउ द वेरी वर्स्ट काइंड ऑफ एक्टिंग स्टार्ट्स। इसने कहा ऐसे ही शुरुआत होती है एक बहुत ही घटिया किस्म की एक्टिंग की। जब मैंने ख़त्म कर दिया तो उसने से बोला, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग परफॉर्मेंस यू अप्रोच योर रोल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इम्प्रेशन द स्पेक्टर्स विद व्हाट, विद ट्रू ऑर्गेनिक फीलिंग that corresponded to those of the person you were portraying. You did not have any. You did not even have a whole living image, which you could have if only externally copied. What was there left to you to do? To grab the first trait that happened to flash into your mind. Your mind is stored full of such things, ready for an occasion in life. Every impression in some form or another remains in our memories, and then we can be used when needed. In such hurried or general descriptions, we care very little whether what we transmit corresponds to reality. We are satisfied with any general characteristic or illusion to bring images to life daily practice has produced for us
stencils or external descriptive signs which thanks to long usage us or external descriptive signs which thanks to long usage have become intelligible to everyone। अब इसमें ये बता रहा है कि जब तुम इसको तैयार कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे, तुम लोगों को इम्प्रेस करने की सोच रहे थे बजाय कि उस करेक्टर को प्ले करने के। तुम सोच रहे थे कि मैं कैसे अपना इंप्रेशन छोड़ दूं, कैसे ये लोगों को अच्छा लगे, जो कि बहुत गलत है। अब इसमें यही सब बताया गया है, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इसमें ये बताया कि कैसे तुमने एक्सटर्नली कॉपी कर लिया, तुम एक्सटर्नली तुमने काम किया, तुमने जो भी जल्दीबाजी में सोचा, जो भी ट्रांसमिट किया, एक सच्चाई में बदला, वो सब मतलब फिजिकली था, मतलब एक्सटर्नली था, उसमें कोई भी इंटरनल काम नहीं था। That is what happened to you. You were tempted by the external appearance of the black man in general and you hesitantly prepared with the thinking of Shakespeare wrote। तुमने सोचा कि काला आदमी कैसा दिखता है, ब्लैक मैन, लंबा चौड़ा अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस देकर तुमने कुछ भी रिप्रोड्यूस नहीं किया। तुमने सोचा ही नहीं कि जो शेक्सपियर है उसने जो लिखा वो क्यों ऐसा सोच करके लिखा। You reached for an external characterization which seemed to you इफेक्टिव, विविड एंड इजी टू रिप्रोड्यूस। तुमने उसके एक्सटर्नल करेक्टर को सोचा और तुमने सोचा कि इफेक्टिव भी, आसान भी इसको रिप्रोड्यूस करना, तो वो तुमने जयराम जी की कर दिया। That is why always happens when an actor does not have his wealth saving material taken from life। ऐसा होता है अक्सर जब लोग अपनी ज़िंदगी को ना छोड़ करके अपनी ज़िंदगी से कुछ लेते नहीं है। Pray for me immediately without any preparation of general I am willing to play a majority role। तो वही बता रहे कि अगर मेरे को ऐसा काम मिलेगा तो मैं फीलिंग के साथ करूँगा, बहुत ही सोचूंगा करूँगा। एंड देन यूज विदाउट रिलेशन टू वाई वेयर फॉर और सर्कमस्टेंस। तो मैं ये भी सोचना चाहिए कि मेरा क्या कहते हैं रिलेशन क्या है, कोई भी चीज़ आ रही है तो उसमें मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और मेरे सर्कमस्टांसेस मतलब मेरे साथ जो हो रहा है, जो मेरे हालात हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस पर्सन को ऐसे हालात मिले हैं, ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। वेयर एज मैकेनिकल एक्टिंग मेक्स अस यूज ऑफ वर्कड आउट। वही कह रहा है वहाँ पे मैकेनिकल एक्टिंग आपको ओवर एक्टिंग पे भी एक लेवल पे पहुँचा देता है और आपको फिक्स रहता है, आपको पता रहता है कि मुझे ऐसे करना है, ये करना है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट बी केयरफुल इन फ्यूचर। लेकिन हमें फ्यूचर में ध्यान रखना। एक बारी के लिए फिर वही बोल रहा है कि ये स्टेज पर करेक्टर को अच्छा दिखाने के लिए ठीक रहता है, लेकिन इसको लॉन्ग रन पे नहीं करना चाहिए। बट बी केयरफुल इन फ्यूचर बिकॉज आप मतलब हमें फ्यूचर में ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस टाइप की एक्टिंग नहीं करनी है। फर्स्ट ट्राई टू अवॉइड ऑल इनकरेक्ट अप्रोचेज टू योर वर्क। सबसे पहले कोशिश करो कि तुम वो सब चीज़ें ना करो अपने काम को करने के लिए जो कि एक्टिंग स्कूल में नहीं सिखाई जाती, विच इज़ बेसिस ऑफ द, जैसे कि, और तुम्हें उन पर फोकस करना चाहिए जो कि एक्टिंग स्कूल में होता है, जैसे कि लिविंग द पार्ट। ठीक है ना। उसमें लिखा है सेकंड, डू नॉट रिपीट द सेंसलेस सॉर्ट ऑफ वर्क दैट यू हैव जस्ट। हाँ, तो ये मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसमें यही कह रहा है कि ये सेकेंडली आपको वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए जो आप कर चुके हो, और साथ में आपको हमेशा एक्सटर्नल पोर्ट्रे करने से पहले उसका इंटरनल सोचना चाहिए, उसके बाद आप उसको एक्सटर्नल प्ले करो जो कि आपको इंटरेस्ट करे अंदर से। अगर आपको इनर फीलिंग आपकी आ रही है उस कैरेक्टर के लिए कि आपको कुछ वैसा करना चाहिए तो वैसा करो। In Grisha's case, he had really worked on his rubber stamps with the result that they were more or less good। कह रहा कि जो ग्रीशा ने किया था उसने बहुत ही अच्छा रबर स्टैम्प पे काम किया, मतलब कुछ मैकेनिकल एक्टिंग मैंने बताया था, मैकेनिकल एक्टिंग में कुछ रबर स्टैम्प्स बनाए होते कि ये ऐसे करो तो ऐसा होगा। दैट इज़ वाई आई कॉल्ड हिज वर्क रेदर डिसेंट मैकेनिकल एक्टिंग एंड द यूज अनसक्सेसफुल पार्ट ऑफ यूर प्लेइंग आई कंसिडर ओवर एक्टिंग। मैं तुम्हारे पार्ट को कहूँगा ओवर एक्टिंग है और उसके पार्ट को कहूँगा अच्छा एक मैकेनिकल एक्टिंग का वो प्रस्तुति या फिर प्रेजेंटेशन थी। नो नॉट दैट वेरी वर्स्ट, सॉरी कॉन्स्टेंटली माई एक्टिंग वॉज अ मिक्सचर ऑफ द बेस्ट एंड द वर्स्ट देयर इन आवर प्रोफेशन। कह रहा कि जो मैंने किया क्या वो अच्छा और बुरा कर दिया? नो, वो कहता नहीं ये बहुत ही बुरा है। वट द अदर्स डिड वॉज इवन वर्स क्यूरेबल। जो औरों ने, अच्छा नॉट द वेरी वर्स्ट, अच्छा वो कहता है कि इतना बुरा नहीं है, जो औरों ने किया वो बहुत ही ख़राब था लेकिन तुम्हारा सुधारने लायक है दूसरों की गलतियों में से देख करके। ठीक है। द बैड पार्ट वॉज दैट यू फ्लर्टेड व्हेन द ऑडियंस विद द ऑडियंस एंड डिड नॉट प्ले कैथरीन। यू सी शेक्सपियर डिड नॉट राइट द टाइमिंग ऑफ द। अच्छा ये वही बता रहा है, ये मैंने फील भी किया है प्ले करते हुए कि तुम लोगों के साथ ना, ऑडियंस के साथ फ्लर्ट करने लगे थे, मतलब कि तुम अपने करेक्टर को छोड़ करके ऑडियंस जो तुम्हें फीडबैक दे रही है उनको अच्छा लग रहा है, ताली बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं या फिर
मतलब पता चल जाता है कि अच्छा लग रहा है लोगों को, तो तुम ना एक अलग ख्याल में पहुंच जाते हो और तुम अपने करेक्टर को से भटक करके वो वैसे एक्ट करने लग जाते हो। तो उसने वही बताया है कि तुमने वही किया। अनफॉर्चुनेटली आवर आर्ट इज फ्रिक्वेंटली एक्सप्लोइटेड बाय द पर्सनल एंड, कह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो आर्ट है वो ख़राब हो जाती है हमारे पर्सनल मतलब की वजह से। यू डू इट टू शो योर ब्यूटी, तुम इसको करते हो अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए, सच्चाई है ये। अदर्स डू इट टू गेन पॉपुलैरिटी और एक्सटर्नल सक्सेस और टू मेक अ करियर। बाकी के लोग, कुछ लोग खूबसूरती दिखाने के लिए करते हैं, कुछ लोग पॉपुलैरिटी के लिए, कुछ लोग एक्सटर्नल सक्सेस के लिए, कुछ अपना करियर बनाने के लिए। इन आवर प्रोफेशन दे आर अ कॉमन फिनोमिना एंड आई हेस्टेन टू रिस्ट्रेन यू फ्रॉम देन। और ये हमारे यहाँ पे कॉमन है, जो मैंने बताया अभी, मतलब जो डायरेक्टर ने बताया, बोला कि ये बहुत कॉमन है और मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब चीज़ों से बहुत ही दूर रह के एक्टिंग करो। नाउ रिमेंबर फर्मली what I'm going to tell you. The theatre, on account of its publicity, the spectacular side, attracts many people who merely wants to capitalize their beauty or make career. They take advantage of the ignorance of the people. It prevented taste favoritism, intrigues, false success and many other means which have no relation to creative art. These exploiters are the deadliest. हाँ, बस ये वही बता रहा है कि आप लोगों को ना बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगी और चीज़ें करने के लिए, मैकेनिकल एक्टिंग करने के लिए या फिर अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए स्टेज पर, या इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत लोग मिलेंगे, आपको माइंड वॉश करेंगे। लेकिन आपको अपना फोकस रखना है, अपना टारगेट रखना है कि अगर आप ट्रू आर्ट जानना चाहते हो, ट्रू आर्ट जो कहते हैं ना कि मैं एक रोल को जीना चाहता हूँ, ये बहुत ही क्लीशे टिपिकल लाइन बन चुकी है आज के टाइम में। वो बोलना और वो करना जो है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हो सकता है कि आप साल में एक ही मूवी कर पाओ जब आप उसको उस लेवल पे करोगे तो, या फिर अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म कर रहे हो इवन 12-15 मिनट की, 20 मिनट की, उसमें भी हो सकता है आपको 6 महीने लग जाएं उसको तैयार करने में, अगर आप उस वे से करते हो जिस वे से इसमें बताया है। ठीक है ना। However, the director ने बोला, turning to the rest of us, it is only in theory that we can divide art into categories. कह रहे ये बस थ्योरी में है कि हम अपने आर्ट को डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरी में। प्रैक्टिकली ऑल स्कूल्स ऑफ एक्टिंग आर मिक्स टुगेदर, लेकिन प्रैक्टिकली जो सारे स्कूल एक्टिंग के वो मिक्स हो चुके हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट ट्रू दैट वी फ्रिक्वेंटली सी ग्रेट आर्टिस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन वीकनेस लोअरिंग देम टू मैकेनिकल एक्टिंग। हम बहुत ही महान कलाकार नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे खुद की ह्यूमन की कमजोरी की वजह से हम अपने आप को उसकी तरफ, मैकेनिकल एक्टिंग की तरफ झुका दे रहे हैं। मैकेनाइजिंग मूवमेंट हाइड ट्रू आर्ट, और जो मैकेनिकल एक्टर हैं वो उस मोमेंट के ख़त्म कर दे रहे हैं जो ट्रू आर्ट के थे। साइड बाय साइड वी सी मोमेंट्स ऑफ लिविंग अ पार्ट रिप्रेजेंटिंग द पार्ट मैकेनिकल एक्टिंग एंड एक्सप्लॉइटेशंस। दैट इज़ वाई इट इज़ सो नेसेसरी फॉर एक्टर्स टू रिकॉग्नाइज द बाउंड्रीज ऑफ आर्ट। इसीलिए हमें हमेशा मेथड एक्टिंग को और इन सब चीज़ों को जानना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज़ को जानना चाहिए, जिससे एक एक्टर को पता चले कि क्या नेसेसरी और क्या नेसेसरी नहीं। इट इज़ क्वाइट क्लियर टू मी आफ्टर लिसनिंग टू द डायरेक्टर एक्सप्लेनेशन दैट द एक्सिबिशन परफॉर्मेंस हैज़ डन अस मोर हार्म देन गुड। वो कह रहा है कि मेरे को इतना तो समझ में आ गया था कि हमारी कई बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी हमारे को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। नो, ही प्रोटेस्टेड, उसने बोला नहीं। व्हेन आई टोल्ड हिम माय ओपिनियन द परफॉर्मेंस शुड नेवर डू ऑन द स्टेज। ठीक है ना। वो डायरेक्टर कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो परफॉर्मेंस तुमने दिखाई वो कभी तुमने स्टेज पे करी ही नहीं। मतलब कि समझ रहे हो, ये बहुत डीप मीनिंग है इसका। At the end of the discussion, the director announced that tomorrow, in addition to our work with him, we are to begin regular activities that have the purpose of developing our voices and bodies. Lessons in singing, gymnastics, dancing and fencing. These classes will be held daily because the development of the muscles of the human body requires systematic and through exercise and a long time. ये कह रहा है कि अब जो आगे की हमारी क्लास होंगी, उन्होंने बता दिया कल से, हालांकि मैं ये वीडियो शायद एक वीक बाद बनाऊं, लेकिन ये जो कल से स्टार्ट होगी इसमें हम काम करेंगे अपने स्पीच पर, अपनी आवाज़ पर, अपने शरीर पर, अपने गाने पर, अपने मसल्स पर, अपने जो भी एक्सरसाइज होती हैं, चाहे वो जिमनास्टिक वाली हो या फिर वोकल वॉइस की हो, वो सब हम पढ़ेंगे इस एक्शन चैप्टर में, इस बुक के मुताबिक कल। लेकिन मेरे मुताबिक शायद 1 वीक या 2 वीक बाद, जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आएगा इन वीडियोस का जो मैंने 3, और हाँ मैं आपको ये बात बता दूं, ये तीनों वीडियो मैंने एक ही बारी में अभी बनाई है, बैक टू बैक। ये 2 घंटे में, आई गेस 2 घंटे हो गए होंगे बोलते बोलते, और मेरे को थोड़ा कोल्ड भी है तो मेरे गले में भी दर्द होने लग गया है अब।
तो अब जो है ये हम जब भी बनाएंगे जब मेरे को इन पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप इससे प्लीज़ मेरी और भी जो रिलेटेड वीडियो उनको देखिए, उनमें आपको सच में कुछ जानने को मिलेगा। उसको सिर्फ आप 1 मिनट देखना, अगर आपको 1 मिनट में अच्छी ना लगे तो उन वीडियोस को मत देखना, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और वो वीडियो भी 3-4 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। वो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। बाकी मैं आपसे एंड में चलते हुए यही कहूँगा कि अपने जो ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप एक्टिंग से रिलेटेड भरपूर कंटेंट देखना चाहते हैं। साथ ही में आप लोग अपना क्रिएटिव माइंड जरूर चलाना, क्योंकि हमें काम क्रिएटिव माइंड से ही मिलेगा।